हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम इस सिद्धांत को डिटेल में जानेंगे और उसके बाद इस सिद्धांत से क्या कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, या सीटेट के क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से बन सकते हैं इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये एरिक एरिक्सन ने दिया था। यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो एरिक एरिक्सन थे। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि इसे साइकोसोशल थ्योरी भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है एरिक्सन नौ फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। वे फ्रायड के सिद्धांत का काफी सीमा तक समर्थन करते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। यानी जो एरिक्सन है, ये फ्रायड के जो भी सिद्धांत हैं ये उनका समर्थन करते हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो फ्रायड का एक सिद्धांत है, यानी कामुकता, जो फ्रायड ने कामुकता की बात की है, इसको ये महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। कौन? एरिक्सन साहब। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सामूहिक यानी कि इमोशनल, तथा सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल या सामाजिक जिस विकास, जिसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, को समन्वय किया गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सामूहिक, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल इत्यादि को समन्वित किया है। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति का विकास होता है वो समाज में रह करके होता है, समाज के जो कल्चर्स हैं उनके द्वारा होता है। तो ये अपने सिद्धांत में इन बातों को इन्वॉल्व करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। यानी कि जो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है या कुछ वैज्ञानिक इसे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जिसे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो एरिक एरिक्सन साहब का जो ये सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसको जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी है। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो केवल जैविक प्राणी या मानसिक प्राणी नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक अंतःक्रियाएं करके वह सीखता है और समाज में ही वो रहता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। एरिक्सन की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन जो एरिक्सन साहब हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं, दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। पहली पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, दूसरी पुस्तक है आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। ये दो पुस्तकें आप जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एरिक्सन साहब का पूरा नाम क्या था? तो एरिक्सन साहब का पूरा नाम एरिक होमबर्गर एरिक्सन इनका पूरा नाम था। इनका पूरा नाम क्या था? एरिक होमबर्गर एरिक्सन। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। यानी कि जो एरिक्सन साहब का जो ये सिद्धांत है, इसको इन्होंने 8 अवस्थाओं में यानी कि 8 स्टेज में डिवाइड किया है। पहली है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट स्टेज, दूसरी है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज, तीसरी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, चौथी है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, पांचवी है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन्स, छठी है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सातवीं है जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन, और लास्ट आठवीं है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। जो आठ इनकी ये 8 स्टेज हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को इन 8 स्टेजों में बांटा हुआ है। अब हम इन सभी स्टेजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी कहते हैं। इसकी समय सीमा क्या होती है? इसकी समय सीमा होती है शैशवावस्था में, यानी जन्म से 18 माह तक। इसकी समय सीमा क्या होती है? जन्म से 18 माह तक। बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उनमें विश्वास यानी कि ट्रस्ट का भाव विकसित करता है। तथा जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते छोड़ जाते हैं, तो उनमें अविश्वास या मिसट्रस्ट की भावना का विकास हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास में, कि जो बच्चे होते हैं उनको माता पिता से अगर स्नेह मिलता है, माता पिता से अगर प्रेम मिलता है, तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। लेकिन अगर वही माता पिता बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, तो उन बच्चों में अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जिसे ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज भी कहते हैं। इसकी समय सीमा क्या होती है? प्रारंभिक वाली अवस्था, यानी 17 माह से 3 वर्ष की यह समय सीमा होती है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर
दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। मतलब जब यह अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था की, इसमें जो बालक होते हैं वो लगभग-लगभग सभी काम वो अपने स्वयं से करना चाहते हैं। जिसमें वो चाहे भोजन करना हो, कपड़े पहनना हो, ये जितने भी कार्य होते हैं वो स्वयं करना चाहते हैं। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता-पिता यानी उनके जो माता-पिता होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कार्य स्वयं से करें, तो वो सख्ती बरतते हैं। तो उनके जो माता-पिता होते हैं बच्चों को असाधारण कार्य करने पर भी डाँटते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं कि जो बच्चा है यह कार्य नहीं कर सकता है, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। तो स्वतंत्रता बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्रता महसूस करना चाहते हैं कि सारे काम हम स्वतंत्र रूप से करेंगे, लेकिन जो उनके माता-पिता होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बच्चा जो होता है वो स्वयं से कोई कार्य करे, जिसके कारण वो उसे डाँटते रहते हैं, उन पर चिल्लाते रहते हैं। तो जो बच्चे होते हैं जिस कारण वो अपने अंदर लज्जा का अनुभव करते हैं। तीसरी स्टेज है पहल बनाम पहल शक्ति बनाम दोषित यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये इसकी समय सीमा 3 वर्ष से 5 वर्ष की होती है। यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष यानी प्री स्कूल ईयर होता है, यानी इसमें से जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं तथा ये अवधि बालक की पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता-पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए-नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा देते हैं और जब माता-पिता पहल करने पर उनकी आलोचना या दंड देते हैं, तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी इसमें जो बच्चे होते हैं, वो स्वयं से कोई भी कार्य अगर करने लगते हैं, तो माता-पिता उनकी आलोचना करते हैं या उनको दंड देते हैं, तो बच्चों में दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। चौथी अवस्था क्या है? परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, जिसे उद्यमिता बनाम हीन भावना की अवस्था भी कहते हैं। इसे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 6 से 12 वर्ष की होती है। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती हैं, तब वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। मतलब इस अवस्था में जो बच्चा होता है, वो लगातार परिश्रम करता है, नई-नई दिशाओं में वो अपनी ऊर्जा को खर्च करता है और परिश्रम करके वह नई-नई ऊँचाइयों को छूने का प्रयास करता है। अगली स्टेज कौन-सी है? अगली 5वीं स्टेज है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। यह 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह किशोरावस्था का काल है। यह एरिक्सन का 5वां विकासात्मक चरण है, जिसका अनुभव किशोरावस्था के वर्षों में होता है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है और उनका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएँ और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका ना मिले, तब पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बालक होता है, जो किशोर होता है, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। यानी कि वो यही सोचता है, कुछ प्रश्न उसके मन में उठते हैं कि वो कौन है, उसका जीवन कहाँ जा रहा है, वो अपने आने वाले समय में कौन-कौन सी ऊँचाइयाँ प्राप्त करेगा, जो उसने कुछ भी सोचा है क्या वह पहचान बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इत्यादि के बारे में उसके अंदर भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर वो पहचान बना लेता है, सकारात्मक रास्ते पर चलता है, पहचान बना लेता है, तब तो वो पहचान बनाता है और अगर वो पहचान बनाने का मौका नहीं मिलता है, तो उसके अंदर भ्रांति की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला जो छठी स्टेज है घनिष्ठता बनाम अलगाव की, इसकी समय यह आरंभिक वयस्क अवस्था या युवा अवस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध यानी पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। सब व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है। इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है या जो किशोर होता है वह प्रेम भाव प्रकट करता है, दूसरों से घनिष्ठता बनाता है। अगर वो घनिष्ठता बनी रहती है, तो उसका जो रिलेशंस होता है वो मजबूत होता है, पॉजिटिव होता है और अगर जो घनिष्ठता होती है अगर वो नहीं बनती है, अलगाव हो जाता है, तो उसमें अलगाव की भावना विकसित हो जाती है। सब व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता, तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो रिलेशन में होता है, अगर रिलेशन पॉजिटिव रहा, तो उसमें घनिष्ठता की भावना उत्पन्न होती है और किसी तरह से अगर वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उनमें अलगाव की भावना विकसित हो जाती है। अगले स्टेज पर चलते हैं। अगली स्टेज है 7वीं स्टेज है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता यानी जनरेटिविस्ट वर्सेस स्टेग्नेशन। यह 35 वर्ष से 65 वर्ष की अवस्था होती है। यह अवस्था मध्य वयस्कावस्था या मिडिल एडल्टहुड भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जननात्मक उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, वो अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है
कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या से क्या करे, कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छा करे, कल्याण का कार्य करे और एक बेहतर समाज बन सके। लास्ट स्टेज है संपूर्णता बनाम हताशा, जिसे ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर भी कहते हैं। यह अवस्था 65 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। यह अवस्था 65 वर्ष के बाद से शुरू होती है और व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव विकसित होता है, और अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो नैराश्य का भाव होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी जितनी पिछली की अवस्थाएं हैं जो व्यतीत कर चुका है समय, उसके बारे में वो सोचता है। उसने क्या क्या सोचा था उस वो पूरी उसकी जो ख़्याल हैं वो पूरे हुए या नहीं? उसने जितनी बारे में सोचा था उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हुई कि नहीं हुई? अगर वो सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी होती हैं तो उसके अंदर संपूर्णता का भाव विकसित हो जाता है। अगर उसकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी होती हैं, वो जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता था, अगर वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसके अंदर हताशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये 8 स्टेज थी। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स से चर्चा की। एरिक्सन की जो भी 8 अवस्थाएँ थी उनके बारे में हमने पूरी डिटेल से चर्चा की है। अब चलिए हम बात करते हैं इनसे बने हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो आगामी परीक्षा में सीटेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है? तो पहचान बनाम संभव की जो अवस्था होती है, पहचान बनाम संभव की जो अवस्था होती है, इसमें बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो उद्योग बनाम हीन अवस्था जो होती है, इस पे मनोसामाजिक सिद्धांत जो है इस पर बल देता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अवस्था में व्यक्ति को अपनी उपलब्धि या अतीत को बार बार याद करता है? मतलब कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करता है, उसने क्या हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया इत्यादि के बारे में वह सोचता है। तो संपूर्णता बनाम निराशा जो कि 8वीं अवस्था है, 8वीं अवस्था है, लास्ट स्टेज है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की। इसमें जो यह संपूर्णता बनाम निराशा की जो अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। जो उसकी उपलब्धियां होती हैं अगर वो सकारात्मक होती हैं तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है। अगर वह अपनी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में माता पिता को सलाह दी जाती है कि वह प्रोटेक्टिव रहें पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं? मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें माता पिता या पेरेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वो प्रोटेक्टिव रहें पर ओवर प्रोटेक्टिव ना रहें? तो स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह की जो अवस्था होती है, इसमें माता पिता को पेरेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वह बच्चों के प्रति प्रोटेक्टिव रहें पर ओवर प्रोटेक्टिव ना रहें, क्योंकि बच्चों के अंदर शर्म या संदेह की भावना विकसित हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की पहचान बनाम भूमिका संदेह किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसमें पहचान बनाम भूमिका संदेह की अवस्था पाई जाती है। इस वर्ष जो बच्चे होते हैं यानी 12 से 18 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, किशोर होते हैं, उनमें पहचान वर्सेस भूमिका संदेह, ये जो भूमिका संदेह की जो भावना होती है, यह पाई जाती है। तो ये था आज का हमारा एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।